Last day I discussed all about the background of Indian banking system. Okay, like these were the discussions. Last day we all discussed about it. Okay, and today we have to discuss more and more about this episode. Okay, so now I start our classes. We have to go. आई थिंक लास्ट डे हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारे भारत की बात हम करें तो कॉलोनियल एज आई थिंक आई हैव डिस्कस ऑलरेडी राइट colonial age Yes, we have sir. discussed or not? Yeah, we have to discuss about the colonial age. सर डिस्कस हो गया। Okay, I think so. Osborne we have discussed. Okay, yes, yes, yes. After independence of our country, yeah, if you are talking about the Government of India Act, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट बनी थी 1935 में, और उस आधार पे जब हमारा आरबीआई एक्ट 1934 बना, तो इसमें हमने देखा कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल 1935 की जब स्थापना हुई थी, तो इसका सबसे पहला जो गवर्नर थे वो ब्रिटिश गवर्नर थे जिनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। उसके बाद भारत के प्रथम जो इंडिया की तरफ से जो हमारे गवर्नर हुए वो खासतौर बने सी डी देशमुख साहब, जो 11 अगस्त 1943 को बने। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड ऑन December 12, 2018, Sasikanta Das was appointed as the governor of Reserve Bank of India. But prior to it, he was the finance secretary under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इन्होंने जो सक्सेसर हुए, ये सक्सेसर आपको लिखिए उर्जित पटेल से, यानी कह सकते हैं कि शशिकांत दास से पहले जो आरबीआई गवर्नर थे वो हमारे उर्जित पटेल साहब थे। इसके आगे से अब हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस मार्क्स, यानी भारत की जैसी हमारी आज़ादी मिलती है, तो यह खास तौर पे जो विदेशी और खास तौर पे लेजस फेयर की बात होती है। लेजस फेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप की नीति, ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं हस्तक्षेप। तो खास तौर पे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत का इंडिपेंडेंस हुआ वह मार्क कर दिया कि जो हमारा हस्तक्षेप की जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम में जो हस्तक्षेप की नीति चल रही थी, है ना, उसे वो इंड कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, भारत सरकार जो थी उन्होंने इनिशिएट किया मेजर टू प्ले एन एक्टिव रोल इन इंडियन लाइफ, यानी इकोनॉमिक लाइफ में हम कह सकते हैं भारतीय की जो इकोनॉमिक लाइफ थी उसमें एक एक्टिव यानी सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मेजरमेंट को इनिशिएट किया। ठीक है, और खास तौर पे कहता है जिस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले हमारा भारत में 1948 में आया, आपको पता भी होगा। तो 1948 में हमारा सबसे पहला जो था वह हमारा खास तौर पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, जो रेगुलेशंस हुए। ठीक है, और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी एडॉप्ट की 1948 में। एंड इन विशेष द मिक्स्ड इकोनॉमी, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो प्रथम हम बात करें तो जब हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ ही भारत, इंडिया इज द फर्स्ट नेशन इन एशिया, यानी एशिया में भारत पहला राष्ट्र होता है जो आज़ादी के बाद सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाता है। इससे पहले वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट के इकोनॉमी थे, जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थे, स्टेट इकोनॉमी थे, कुछ सोशलिस्टिक की ओर जा रहे थे, कुछ कम्युनिस्ट इकोनॉमी की ओर जा रहे थे। लेकिन भारत एशिया का पहला ऐसा राष्ट्र हुआ जिन्होंने आज़ादी के बाद सबसे पहला इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप, यानी जहां पर हमारा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के लोग जुड़ते हैं, यानी जहां पर सरकार भी होती है तथा निजी क्षेत्र के भी लोग होते हैं, उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आएंगे। और इसका जो हमारा परिणाम हुआ वो बहुत अच्छे हुए कि ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट, जिसमें खास तौर पे जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो सेगमेंट्स वाले जो हमारे स्टेट्स थे वे सारे के सारे इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और इसके आधार पर हमारी जो इकोनॉमी थी, खासतौर पे बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो इकोनॉमी थे, वे बहुत अच्छे कार्य करना चालू किया। इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे जो रेगुलेशन एंड बैंकिंग एक्ट थे उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट यही बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो थी यह भारत का, सबसे पहले हम जाने कि भारत का एक सेंट्रल बैंक है और सेंट्रल अथॉरिटी है बैंकिंग सिस्टम की बात हम करें तो। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हमने कल भी बताया था कि हिल्टन रैंक कमीशन के जो सिफारिश थी उसके आधार पर इसको बनाया गया था। इससे पहले हमने बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट थी वह कॉन्सेप्ट सबसे पहले बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया था, और वह एक किताब के आधार पर दी, जिस किताब का हमने नाम बताया था द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। और वो जो बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा दी गई थी उस आधार पे सबसे पहले जो हिल्टन रैंक कमीशन बना था उन्होंने रिकमेंड किया। और हिल्टन रैंक कमीशन का यदि हम देखते हैं तो उसकी इतिहास 1926 में ही आती है, लेकिन अंततः 1930 में हमने देखा कि हिल्टन रैंक कमीशन जो थी उन्हें अपने रिकमेंडेशन, उनका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन था उन्होंने सरकार के सामने अपीयर कर दिया। उसके अलावा मैं थोड़ा सा और इसके बारे में यदि आपको हम इतिहास बता दूं, हिस्ट्री बता दूं, तो आपको पता होनी चाहिए कि यदि हम इंडिया की बात करें हैं तो इंडिया में जो हमारा सेंट्रल बैंक था, ठीक है,
तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक की जो कॉन्सेप्ट थी सबसे पहले 1914 में दिया गया था। यानी 1914 में सबसे पहले भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट दी गई थी। और वो जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो हम कह सकते हैं रिलेटेड इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड बैंकिंग फाइनेंस इन इंडिया एक्चुअली इन 1914 फर्स्ट सेंट्रल बैंक द प्रोपोर्शन या व्हाट वी कैन से रिकमेंडेशन एंड प्रोपोजल विच हैज बीन गिवन बाय एक कमिटी का नाम था जिसका नाम था चैम्बरलिन कमीशन। ध्यान दीजिएगा उसका क्या नाम था, चैम्बरलिन कमीशन। तो चैम्बरलिन कमीशन जो थी सबसे पहले 1914 ईस्वी में, यानी जब हमारा वर्ल्ड वार प्रथम चल रहे थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में ही सबसे पहले चैम्बरलिन कमीशन जो थी उन्होंने भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक के लिए सबसे पहले आगाह किया, या कह सकते सबसे पहले उन्होंने अप्रूवल दिया, या कह सकते सबसे पहले उन्होंने सरकार को इसके लिए अवेयर किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अंततः 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई का गठन हो जाता है, स्टेब्लिश होती है, तो बट वाज नेशनलाइज, लेकिन इसकी जो नेशनलाइज हुआ था हम कल भी बताया था कि इसकी नेशनलाइज हुई थी 1 जनवरी 1949 को अंडर द टर्म्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। हमने बताया था 1948, यानी इसकी जो गठन हुई थी सबसे पहले देखें तो इसमें हमने कल भी बताया था कि एक हमारा आरबीआई एक्ट जो थी वह 1934 था। तो 1934 में हमने बताया था कि इसमें बैंकिंग का जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो कार्यकलाप होते हैं, या कह सकते हैं जैसे बैंक आप खोल रहे हैं तो बैंक में बहुत सारे हमारे क्राइटेरिया पैरामीटर्स होते हैं, लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि उसकी जो फील्ड हो यानी उसका जो एरिया होगा वो हो सकता है, उसकी बिल्डिंग हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी हो सकती है, उसकी फंडिंग हो सकती है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो चीजें होती है वो आरबीआई एक्ट 1934 में आते हैं। फिर हमने बताया था कि एक हमारा आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 आया था 1949, तो इसमें बैंक का जो फंक्शन होता है उसकी चर्चा करती है। तो वही कहता है कि इंडिया ट्रांसफर टू द पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 या 1948 के एक्ट में ट्रांसफर कर दिया, जो हमारा रेगुलेशन एक्ट बन गया था, या कह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट बना 1949 में, जिसको हम कह सकते हैं कि अंततः आरबीआई 2005 की जो हमारा फंडा था वो 2005 के फंडा में इसको फाइनली जो है इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट कर देती है। तो ये चीजों को आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देख सकते हैं कि 1949 यानी 1949 ईस्वी में आप देखिएगा तो 1949 में क्या हुआ कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थी इसमें इनेक्ट किया गया, यानी इसमें बदलाव किए गए, या इसमें कह सकते हैं संशोधन किए जाते हैं, विच इम्पावर्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी उसको इन्होंने क्या किया, इम्पावर्ड कर दिया। इम्पावर्ड मतलब उससे शक्तिशाली बनाया, तथा हम कह सकते हैं उन्होंने क्या किया कि रेगुलेट कैसे करनी है, कंट्रोल कैसे करनी, कैसे जांच करनी है भारत में और सारे बैंक को, यानी भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, चाहे कॉमर्शियल बैंक हो, चाहे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे पास बैंकिंग होते हैं वे सारे को कैसे इंस्पेक्ट करनी है, कैसे कंट्रोल करनी है, कैसे रेगुलेट करनी है, ये सारे गतिविधि को करने के लिए अंततः हम कह सकते हैं 1949 में जब इसको नेशनलाइज कर दी जाती है तो इसको इस तरह से इंपावर कर दिया या कह सकते ऑटोनोमस अथॉरिटी दे दी जाती है। एंड द बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट बना also provided that no new bank or branch of an existing bank could be opened without license। यानी जो नया हमारा रेगुलेशन एक्ट बना इस आधार पर उन्होंने स्पष्ट रूपों में बोल दिया कि कोई भी नया बैंक या कोई नया ब्रांच हम तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते जब तक कि हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किसी भी प्रकार का परमिशन मिल जाता है, या कह सकते जब तक हमें लाइसेंस नहीं मिलता तब तक हम किसी भी प्रकार का बैंक स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड नो टू बैंक, और ना कि हम कोई दूसरे बैंक कुड हैव कॉमन डायरेक्टर्स हो, ना कि हम कह सकते हैं दो बैंक के पास एक कॉमन डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि जब नेशनलाइजेशन की बात हुआ तो नेशनलाइजेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि यदि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो कल भी हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इससे पहले प्राइवेट ओनरशिप के अंतर्गत में कार्य कर रहे थे, और अंततः जब 1949 में इसको स्थापना नेशनलाइज की गई तो उसके पीछे यही था कि जो ओनरशिप प्राइवेट के हाथों में थी और प्राइवेट जो जिस तरह से हमारी इकोनॉमी को शोषण कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसका एक कह सकते हैं जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए था बैंकिंग सिस्टम वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही थी। अंततः भारत सरकार ने क्या किया कि इसको नेशनलाइज किए, और उसके बाद भारत में हम देख सकते हैं कि भारत में 2 बार बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। एक बार 1969 में, जिसमें 1969 में हमारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और एक 1980 हुआ जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी 14 और 6 ओवरऑल हमारा 20 होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1993 में 1993 में हमारा एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो थी जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो हुआ था 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था। इस बैंकों को 1993 में क्या किया, इसको मर्ज कर दी गई पंजाब नेशनल बैंक में। तो जैसे ही इसको 1993 में मर्ज कर दिया गया, यानी 5-6 में से घटा लीजिए 5, यानी 14, 5, 19, यानी उस समय से हम कह सकते हैं कि भारत में नेशनलाइज बैंकों की संख्या जो थी वो 19 बच करके रह गया था। अब हम देखते हैं कि नेशनलाइजेशन कब कब हुआ। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जब भारत में हमारा, चाहे हम 1969 की बात करें या हम 1980 की बात करें, दोनों टाइम में जो भारत में बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुई थी वो दोनों टाइम में भारत के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे,
वह थे इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय भारत के पीएम थी। अब कहते हैं डिस्पाइट द प्रोविजन, जो ये प्रोविजंस लाए गए उसके आधार पर देखिएगा तो कंट्रोल और जो रेगुलेशंस थी बैंकों का, और खासतौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम कर रहे हैं, तो बैंक्स इन इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट बैंक ऑफ, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो थी वो अलग अपने प्रोविजंस के आधार पर आई थी, जिसके कारण हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जो आप कह सकते हैं वेव यानी छूट जो थी उसको छूट प्राप्त था, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से थोड़ा सा अलग था। रिमेन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट पर्सन, और अभी भी वो जो था खासतौर पर प्राइवेट पर्सन के द्वारा इसको ऑन किया जा रहा था या ऑपरेट किया जा रहा था। बाई 1960 1960 के यदि आप दशक देखते हैं तो इंडियन जो बैंकिंग इंडस्ट्री थी वो मुख्य रूप से जो था एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टूल बन जाती है, खासतौर पे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए जो भिन्न प्रकार का फैसिलिटी उपलब्ध कराना था, वो सारे फैसिलिटी को उपलब्ध कराने के लिए हम कह सकते हैं 1960 के अंतर्गत हमारा जो बैंकिंग सिस्टम थी बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स में आ गया था। उस समय की बात है कि ये जो थी हमारे सबसे ज्यादा हम लार्ज एम्प्लॉयर हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्होंने रोजगार देना चालू कर दिया, और साथ ही साथ कहते हैं एक डिबेट भी हो गया हैड इंस्योर्ड अबाउट द नेशनलाइजेशन। उसी समय सबसे पहले बैंकिंग इंडस्ट्री में जो कह सकते हैं कि जो बैंकों का जो एक्टिविटीज था या बैंक जिस तरह से हमारे अर्थव्यवस्था को शोषण कर रहे थे, या कह सकते हैं उसके ऑनर जिस तरह से हमारा बैंकिंग सिस्टम का एक सही वे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए था, वो कहीं ना कहीं वो करने में असमर्थ हो रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि अंततः वो सारे बैंकों को नेशनलाइज करने के लिए भी बात शुरू हो जाती है। इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी, ठीक है, और क्या हुए उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने इंटेंशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत सरकार को अपने इंटेंशन को उन्होंने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, और उस आधार पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो एनुअल कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस मीटिंग का, उन्होंने अपने पेपर को इंटाइटल किया एंड स्टे थॉट्स ऑफ द बैंक नेशनलाइजेशन, तो उसी में उन्होंने कहा कि नहीं मैं बैंकों का भाई नेशनलाइजेशन करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उन्होंने एक बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरस्टैंडिंग ऑर्डिनेंस 1969 को लाती है, और इस आधार पे हमने देखा कि 14 बैंकों का सबसे बड़ी बड़ी जो उस समय के कॉमर्शियल जो बैंक थी उन्होंने 14 बैंकों का नेशनलाइज कर देता है, और इसका प्रभाव हम देखते हैं कि मिड 19 जुलाई 1969 से यानी 19 जुलाई 1969 के मध्य से इसको देखने को इसका प्रभाव भारत में मिल जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं दीज बैंक्स कंटेन 85% ऑफ द बैंक डिपॉजिट, और उस समय जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वो भारत में जो टोटल बैंक है वो टोटल बैंक के डिपॉजिट का लगभग 85% यानी 85% ये अकेले कंटेंट कर रहे थे, यानी इनके पास थी इन द कंट्री पूरे भारत में। विद इन 2 वीक्स 2 सप्ताह के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि उनको एक ऑर्डिनेंस उनको इशू कर दिया गया, ठीक है, एंड द पार्लियामेंट अंततः हमारी जो संसद थी उन्होंने एक पास कर दिया, उसका नाम था बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरस्टैंडिंग बिल, ठीक है, और अंततः भारत सरकार जो थी उन्होंने इसको ट्रांसफर कर देती है, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर जो हमारा अंडरटेकिंग बिल जो थी इसको उन्होंने अंततः पार्लियामेंट इसको संशोधन कर देती है, पार्लियामेंट इसको टेबल कर देती है, पास कर देती है, एंड इट रिसीव प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। अंततः हमने देखा कि 9 अगस्त 1969 को ये जो प्रोविजंस लाए गए कि बैंकों को नेशनलाइज कर दिया जाए तथा बैंकों के एक्विजिशन क्या यानी मर्जिंग की जो हम बात कर रहे हैं, मर्जिंग की जो कॉन्सेप्ट थी, ये सारे के सारे अंततः हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने 9 अगस्त 1969 को इस पे अप्रूवल यानी अपना सिग्नेचर कर देते हैं, और जिसके बाद हम कह सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होता है। अब हम बात करेंगे 1969 में जो जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और अंततः हम अभी देख सकते हैं कि फाइनली यदि आप देखते हैं तो 2017 से आप पहले देखिएगा तो भारत में टोटल जो हमारा नेशनलाइज बैंक थे, ध्यान देंगे तो 2017 से पहले यदि हम नेशनलाइज बैंकों की बात करते हैं तो हमारे पास 27 थे, 27 थे, लेकिन यदि हम बात करते हैं 1 अप्रैल 2017, तो 1 अप्रैल 2017 तक हम बात करें तो जिस तरह से बैंकों का नेशनल मर्जिंग किया गया, एमलगेमेट किया गया, आपस में मिलाए गए, उसके बाद से भारत में टोटल अभी वर्तमान में जो है हमारे पास नेशनलाइज जो बैंक हैं, नेशनलाइज बैंकों की संख्या जो हमारे पास बच गई वह मात्र 12 बच गया है, 12 बच गया है। अब वो कौन कौन है मैं आपको एक ही करके काउंट करा रहा हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले इलाहाबाद बैंक जो है, इलाहाबाद बैंक का हमारा हेड क्वार्टर कलकत्ता है, चीज ध्यान दीजिएगा। तो इलाहाबाद बैंक जो थी, और इलाहाबाद बैंक आप कह सकते हैं भारत का भी एक सबसे पुरानी भी बैंक है, ठीक है, और इसको जो है इसमें हमारा इंडियन जो बैंक था, इंडियन बैंक को इसमें क्या कर दिया, एमलगेमेट कर दिया गया, मर्ज कर दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्वतंत्र है, बैंक ऑफ इंडिया स्वतंत्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्वतंत्र। इसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बैंक है जो सबऑर्डिनेट में है और कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो कंप्लीटली स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन इसको पहले क्लियर कर लूं। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर देखिएगा कि नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो देना बैंक है, देना बैंक को हमने क्या कर लिया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में इसको मर्ज कर दी गई है।
फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो केनरा बैंक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दी गई है। फिर आप देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है इसको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दी गई। ओवरऑल यदि बात करते हैं A1, 2, 3 एंड 4 यानी 4 बैंकों को हमने देखा कि अभी वर्तमान में इसको मर्ज कर दिया गया। अभी इस आधार पर यदि मैं आपको समझाऊं तो आप सिंपल वे में इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अभी यदि हम 2017 के रिकॉर्ड को देखते हैं तो 2017 में जैसे हमने बताया 2017 के 1 अप्रैल के बाद भारत में नेशनलाइज जो बैंक है एनबी जो है यह मुख्य रूप से अब 12 बच गए, 12 बच गए। तो 12 कैसे कैसे बच गए इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट 2020 में यानी 2020 की हम बात करें कि 2020 में हमारे पास नेशनलाइज बैंक कितने बचे। तो इसमें सबसे पहले आप 6 बैंक को याद करें। 6 बैंक जो है, ठीक है, वो मर्ज्ड बैंक है यानी 6 बैंकों को मुख्य रूप से मर्ज कर दी गई। और इसमें जो मर्ज कर दी गई वो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो अकेले है ही, और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो 5 और इसके जो आप कह सकते हैं जो एसोसिएट्स बैंक थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, त्रावणकोर, मद्रास, ये सब जो थे, मैसूर, ये सारे बैंकों को इसमें मर्ज कर दी गई। तो और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस इसका एसोसिएट, और साथ ही साथ कह सकते हैं जो भारत के प्रथम महिला बैंक था, भारतीय महिला बैंक, जिसकी स्थापना हमने देखा था 19 नवंबर 2013 को भारत के प्रधानमंत्री, उस समय 2013 के में हमारे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और खासतौर पे सोनिया गांधी, ये दोनों संयुक्त रूप से यानी ज्वाइंटली दोनों अंततः 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना बॉम्बे में करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, ठीक है। और 19 नवंबर जो है इंदिरा गांधी जी का बर्थडे है यानी बर्थ एनिवर्सरी आप कह सकते हैं। उस दिन सबसे पहले इसके बैंकों का स्थापना किया गया। और अंततः हम देख सकते हैं कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी एसोसिएट्स थे तथा भारतीय महिला बैंक, ये तीनों को आपस में मर्ज कर दिया यानी मर्ज में नंबर ए हुआ। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो सेकंड में हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको भी मर्ज कर दी गई है। तीसरा की यदि हम बात करते हैं तो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक में भी बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया है। चौथा आप देखिएगा तो केनरा बैंक है, केनरा बैंक में भी बहुत सारे बैंकों का मर्ज किया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने है सिंडिकेट बैंक है। पांचवा में आप देखिएगा तो हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है यानी यूबीआई कह सकते हैं। और छठा जो है वह हमारा इंडियन बैंक है। तो इस तरह से भारत में भी देखा जाए तो मुख्य रूप से मर्ज जो बैंक हुए 6 बैंक मर्ज हो गए। इसके अलावे भी हमारे पास कुछ ऐसे बैंक हैं जो कंप्लीटली आप कह सकते हैं 6 ऐसे भी है 6 जो हमारा इंडिपेंडेंट अभी हुए, इंडिपेंडेंट मतलब उनको अभी तक मर्ज नहीं किया गया है। तो उसमें सबसे पहला आप देख लीजिएगा तो इंडियन जो ओवरसीज बैंक है आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, इस ये अभी हमारा इंडिपेंडेंट है, इसको कहीं भी मर्ज नहीं की गई है। उसके बाद यूको बैंक को आप लीजिए, ये अभी इसको मर्ज नहीं की गई है। यदि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बॉम्ब, तो इसको भी मर्ज नहीं की, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट है। यदि आप पंजाब एंड सिंध बैंक को लीजिएगा, पंजाब एंड सिंध बैंक को लीजिए, दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। फिर आप बैंक ऑफ इंडिया को लीजिएगा, BOI को लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। और एक होता है CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। यानी 2 2 4 और 2 6, यानी इधर हमारा 6 हो गया और इधर हमारा 6 6 6 टोटल 12। यानी अभी हमारे पास नेशनलाइज बैंकों की संख्या मुख्य रूप से कितने हो गए, 12। यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं, जवाब दीजिए। यस सर। शिवप्रिया, एक मृदुल्ला जुड़ी हुई है। यस सर, क्लियर है। मृदुल्ला, बस 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 मृदुल्ला की आवाज समझ में आ गई सबको, नेटवर्क प्रॉब्लम। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या कहता है। तो सेकंड जो हमारा फॉर्मेशन है ये तो 1969 के हमने इतिहास को बताया। अब 1980 जो हुआ 1980 में हमने कहा देखा 6 बैंकों का राष्ट्र, इसमें हमने देखा कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया को हमने कैसे मर्ज किया। अब इसके बारे में थोड़ा आप इतिहास को जानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन होता है कि यदि हम 1980 की बात करें जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 लिखा है, 6 मोर कमर्शियल बैंक्स फॉलोड इन 1980, 1980 में इसको भी मर्ज किया जाता है, सॉरी नेशनलाइज की जाती है। एंड द स्टेटेड रीजन, इसका भी रीजन था कि नेशनलाइजेशन वाज गिवन द गवर्नमेंट मोर कंट्रोल क्रेडिट डिलीवरी, जिससे कि भारत सरकार जो थी उसको क्रेडिट डिलीवरी पर ज्यादा से ज्यादा उसको कह सकते हैं कंट्रोल मिल गया था। And with the second round of nationalization, government of India control around 91% of banking business in India। यानी कह सकते हैं कि भारत के दूसरा बार 1980 में जो हमारा बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ उसमें हम देख सकते हैं कि लगभग 91% जो हमारा भारत बैंकिंग बिजनेस जो थी इसको मुख्य रूप से कंट्रोल किया गया। और इसमें देख सकते हैं आप पंजाब एंड सिंध बैंक,
उस समय 1980 में ये आया। फिर विजया बैंक जो अब हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुका है। उसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया जो अभी पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुका है। कॉरपोरेशन बैंक जो अभी यूनियन बैंक में हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर मर्ज हो गया है। आंध्रा बैंक जो हमारा यूनियन बैंक, यानी ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हमारे पास 5 हो गए बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 5 हो गए। और उसके बाद जो छठा बैंक था वो हमारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। तो देखिएगा नीचे हमने इसके बारे में बताया है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया क्या था। इसके बारे में मैं चर्चा थोड़ा सा शॉर्ट में आपको कर देता हूँ, उसके बाद मैं उस पर आऊंगा। तो यदि हम न्यू बैंक ऑफ इंडिया की इतिहास देखते हैं, न्यू बैंक ऑफ इंडिया की इतिहास, तो इसकी स्थापना हमने कहा कि 1936 में हुआ था लाहौर में। यानी उस समय की बात करें तो ये इंडिया का पार्ट था, अभी हमारा पाकिस्तान हो गई। और 1936 में जो इसकी स्थापना की गई थी, उस समय इसका स्थापना करने वाले थे मुल्क राज कोहली, ध्यान देंगे नाम था उनका मुल्क राज कोहली, ठीक है। और मुल्क राज कोहली जो थे एक इकोनॉमी के प्रोफेसर थे। लेकिन अंततः क्या हुआ कि ये प्रोफेसर जो इकोनॉमी के थे, इन्होंने अपने जॉब छोड़ दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। और रेजिग्नेशन देने के बाद इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सोचा, और बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए इन्होंने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि मैं बात किया 1936 का, ठीक है। उसके बाद आप इसका इतिहास देखिएगा तो अंततः जब हमारा देश आजाद होते हैं, यानी 1947 आप देख सकते हैं कि हमारा देश आजाद होता है। तो 1947 में इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट होती है, तो हम देखते हैं कि इन्होंने जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया थी, इसका जो हेड क्वार्टर थी, इस हेड क्वार्टर की इन्होंने ट्रांसफर कर करके अमृतसर लिया, यानी इंडिया में अमृतसर, खासतौर पंजाब में इन्होंने ले आया। उसके बाद 1956 में देखते हैं तो अंततः फिर इन्होंने हेड क्वार्टर को बदल दिया, और अमृतसर से बदल करके इन्होंने खासतौर पे इसकी हेड क्वार्टर कहाँ ले आए, दिल्ली में ले आए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इन्होंने 2 बार न्यू बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1936 लाहौर में हुआ था, इन्होंने इसकी 2 बार हेड क्वार्टर को बदल दिया। पहली बार हमने देश की आजादी के बाद देखा, और दूसरा 1956 मतलब हम कह सकते हैं कि देश की स्वाधीनता यानी रिपब्लिकन के बाद इसको किया गया। इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा यदि और इतिहास बता दूं तो आप जान सकते हैं कि इसके साथ हम कह सकते हैं बैंक ऐसा था जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया थी, इन्होंने बहुत सारे बैंकों को एक्वायर्ड किया। एक्वायर्ड का मतलब बहुत सारे बैंकों को इन्होंने अधिग्रहण किया, यानी अपने में कह सकते हैं मर्ज करने की कोशिश किया और मर्ज किया। जिसमें सबसे पहला था डिडवाना, ठीक है। डिडवाना एक इंडस्ट्रियल बैंक थी। तो जो डिडवाना जो इंडस्ट्रियल बैंक था, इसको उन्होंने अंततः 1965 1965 में अपने आप में मर्ज कर लेता है। उसके बाद एक चावला बैंक था, नाम सुने होंगे या नहीं पता नहीं, एक चावला बैंक थी। तो चावला बैंक को इन्होंने 1969 में अपने में एक्वायर्ड कर लेता है। उसके बाद एक वो था साहूकार बैंक। तो साहूकार जो बैंक थी, इसको इन्होंने 1971 में इन्होंने इसको भी एक्वायर्ड कर लिया। उसके बाद इससे पहले यदि हम बात करें तो इससे पहले एक हमारा था पंजाब एंड कश्मीर बैंक, ध्यान दीजिएगा। तो पंजाब एंड जो कश्मीर बैंक थी, इसको भी इन्होंने आपस में क्या कर लिया था, एक्वायर्ड कर लिया था। और इस आधार पे हम कह सकते हैं इन्होंने बहुत सारे बैंकों को भी एक्वायर्ड कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि जब 1980 में 1980 में जब इसको नेशनलाइज कर दी गई, तो नेशनलाइज होने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा अभी तक न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इतने सारे बैंकों को जो नेशनलाइज इन्होंने किया, सॉरी एक्वायर्ड किया, अंततः भारत सरकार जब इसको 1980 में इसको नेशनलाइज किए, और अंततः 1993 का इतिहास आता है, 1993 का इतिहास आता है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा अभी तक स्वतंत्र था, इतने सारे बैंकों को इन्होंने एक्वायर्ड किया था, इसको अंततः पंजाब नेशनल बैंक में इसको मर्ज कर दी जाती है। अब इसके बारे में जितना भी मैंने बताया, यहाँ पर आपको हम टेक्स्ट समझा देता हूँ। देखिए, देख सकते हैं कि लेटर ऑन इन द 1993 में हमने देखा कि गवर्नमेंट जो हमारी थी, उन्होंने न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में क्या कर देती है, मर्ज कर देती है। अब देखिए इसका इतिहास क्या हुआ कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो थी, इसका स्थापना 1936 में हुई थी, लाहौर में हुई थी, मुल्क राज कोहली के द्वारा हुआ था, जो एक प्रोफेसर थे किसका, इकोनॉमिक्स का। लेकिन उन्होंने आगे जाकर बैंकर के रूप में बदल गए। इट मूव्ड हेड ऑफिस, इन्होंने अमृतसर 1947 में अपना हेड ऑफिस घुमा लाया। फिर इन्होंने न्यू दिल्ली में अपना हेड ऑफिस ले गए 1956 में। इन्होंने डिडवाना इंडस्ट्रियल बैंक को 1965 में इन्होंने अधिग्रहण किया। चावला बैंक को उन्होंने 1969 में अधिग्रहण किया। फिर हम देखें साहूकार एक हमारा जो बैंक थी, उसको 1971 में इन्होंने अधिग्रहण किया। और इससे पहले देखते हैं तो इन्होंने पंजाब एंड कश्मीर बैंक को इन्होंने एक्वायर्ड किया था। डिडवाना बैंक जो इंडस्ट्रियल बैंक जो थी, इसकी स्थापना 1925 में हुआ था, डिडवाना में हुई थी। फिर चावला बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1913 में हुआ था, और ये रजिस्टर्ड हुई थी ऑफिस इन बानू, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। उस समय जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम की बात है, तो वहां पर ये पड़ता था। एंड अ ब्रांच ऑफिस एट देहरादून, और इसका जो ब्रांच ऑफिस था वो देहरादून में था, इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो एक संयुक्त हमारा प्रांत था।
95% इसमें क्या था, लगभग 95 यानी 95 जो परसेंट थी, इसका जो डिपोजिटर्स थे या इसका जो क्रेडिटर्स थे वो माइग्रेटेड टू इंडिया आफ्टर पार्टीशन, यानी देश की आज़ादी के बाद कह सकते हैं, देश की पार्टीशन के बाद कह सकते हैं कि लगभग इसका 95% चाहे वो डिपोजिटर या क्रेडिटर थे वो माइग्रेटेड थे, यानी कह सकते हैं कि वो दूसरे जगह से माइग्रेट हुए थे। पाकिस्तान से माइग्रेट होंगे दूसरी जगह से और कहाँ से आएंगे। फिर आप देख सकते हो साहूकार जो बैंक थी, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी, लुधियाना में हुआ था। हेड ब्रांचेज इन पाकिस्तान, और इसकी पाकिस्तान में ब्रांचेज थी, लेकिन पार्टीशन के बाद ये भारत से चला गया। फिर देखते हैं लाला गोकुल चंद सूरी फाउंडेड पंजाब एंड कश्मीरी बैंक। तो ये जो कश्मीरी बैंक जो थी, पंजाब एंड कश्मीरी बैंक, ये 1912 में स्टैब्लिश हुई थी न्यू दिल्ली में, विथ ऑपरेशंस इन रावलपिंडी, यानी रावलपिंडी तक ये अपने ऑपरेशंस करती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने 1980 में नेशनलाइज कर देती है। पंजाब नेशनल बैंक जो है इसको एक्वायर्ड करती है 1993 में, यानी न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो थी पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो जाता है, ठीक है। एंड द ओनली अदर नेशनलाइज बैंक मर्ज विद अनदर बैंक, सबसे पहली ऐसी इतिहास होता है कि भारत में एक नेशनलाइज बैंक को एक नेशनलाइज बैंक के साथ मर्ज कर दी जाती है, एक्सेप्ट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर विथ इट्स एसोसिएट बैंक एंड वाज द मर्जर ऑफ द भारतीय महिला बैंक इन 2017। अब हमने क्या बताया कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में बैंकों का जो मेल मिलाप या कह सकते हैं बैंकों को जिस तरह से मर्जिंग हुआ, इस आधार पर। अब यदि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं आपको इतिहास बता दूं तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको यहीं पर बता देता हूं। यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ जो सौराष्ट्र था, ठीक है, जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र था, सौराष्ट्र को सबसे पहले हमने देखा कि 13 अगस्त यानी 13 अगस्त 2008 को इसको पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसको मर्ज कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ जो इंदौर था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो थी इसको 27 मई यानी 27 मई 2010 को इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दी जाती है। अब इसके अलावे मतलब 2010 के बाद हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट्स बैंक बच गए थे वह मात्र 5 बच गए। वो 5 कौन कौन थे, तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था, फिर हमारा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था, फिर हमारा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर था, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बच गया, पटियाला। फिर बचा हमारा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, त्रावणकोर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं तो ये सारे जो हमारे पास 5 बगे स्टेट में, बीकानेर, जयपुर, मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर और हैदराबाद, ये सारे को हमने देखा कि अंततः 1 अप्रैल 2017 को विथ भारतीय महिला बैंक इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दी गई। यानी अब भारत के सबसे बड़ी यानी कह सकते हैं लार्जेस्ट जो हमारे पास कॉमर्शियल बैंक बच गया वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और दूसरा जो भारत के सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है वो हमारा पंजाब नेशनल बैंक बन करके तैयार हो गया। तो अब बताइएगा यहां तक सबको क्लियर हो गया, तब मैं आगे बढ़ूंगा, बोलिएगा। यस सर। थैंक यू। अब हम देखते हैं आगे, तो कहता है इट वाज ओनली मर्जर बिटवीन नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड रिजल्टेड इन द रिडक्शंस ऑफ द नंबर्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन 20 to 19, यानी 20 से 19। 20 से 19 कैसे हुआ हम बताए थे, पहले हमने 14 बैंक देखा, फिर 6 देखा, लेकिन इसमें से एक चला गया पंजाब नेशनल बैंक में, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, तो बचा कितना 19, यानी हम 20 से हमारा 19 हो गया। 1990 तक हम देख सकते हैं कि नेशनलाइज्ड बैंक्स ग्रू एट अ पेस ऑफ अराउंड 4%, क्लोजर टू द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, यानी जो हमारे भारत का कह सकते हैं कि हमारे सेंट्रल बैंक है, सबसे पहले याद रखिएगा इट्स आवर सेंट्रल बैंक। साथ ही साथ आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का ही हमारा बैंक है, हम कह सकते हैं बैंकों का बैंक है, जो हमारे भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। भारत में जो हमारा करेंसी होता है तो करेंसी को ये प्रिंट करती है, ठीक है, इसको कितना मार्केट में जाना है कितना नहीं देना है, ये सारे जो हमारे भारत में खास तौर पर जो फाइनेंसिंग और मनी मॉनेटरी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होता है वे सारे चीजों को कंट्रोल और इम्प्लीमेंट करने का जो कार्य है, एक्टिविटीज है, दोस आर इम्पोज या दोस आर कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन आवर कंट्री। ओके, तो इस आधार पे आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैंने आपको फोटो दे दिया है, आप लोग सभी लोग जान जाइए कि फोटो क्या है। अब इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ एक क्या है, तो जैसा कि पहले भी मैं बहुत सारी चीज बता दिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यदि हम चर्चा करें तो देख सकते हैं कि भारत का ये सबसे पहला हमारा सेंट्रल बैंक है,
और ये हमारा कंट्रोल करती है किसको, तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंसर्निंग द नेशनल करेंसी, जो हमारे नेशनल करेंसी उसके अलावे। एंड द इंडियन रूपी, द बेसिक फंक्शन, इसका जो मुख्य रूप से जो कार्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो है कि इशुएंस ऑफ द करेंसी, वो भारत में जो करेंसी होती है इसको इशू करती है। सस्टेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, साथ ही साथ मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया जो पॉलिसी है इसको सस्टेन करती है। और साथ ही साथ करेंसी को क्या ऑपरेट भी करती है और मेंटेन भी हमारे बैंकिंग सिस्टम को, क्रेडिट कंट्रोल को भी ये करती है। तो ओवरऑल हमने क्या बताया कि भारत में जितने भी प्रकार के बैंकिंग फैसिलिटी यानी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होते हैं वे सारे एक्टिविटीज को हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंपोर्टेंस के साथ, एंड इट्स अ पिलर ऑफ सर्ज इन इंडियन इकोनॉमी, जिसके द्वारा हम भारतीय इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हम स्तंभकार बनाते हैं तथा उसको सर्ज करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो IMF का सदस्य है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था, 1945 को हुई थी। ये जुड़वा भाई में आया था, एक वर्ल्ड बैंक था और एक हमारा IMF था, लेकिन ये सब IBRD ग्रुप का ये कह सकते हैं, ये सारे सदस्य हैं। जब हम इंटरनेशनल बैंकिंग पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ाएंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ों को डील करेंगे। अभी वर्तमान देखा जाए तो RBI ने कुछ अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था पैसा बोलता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पैसा बोलता है .RBI, तो ये किसके द्वारा था, ठीक है। इसका मतलब था कि ये एक अवेयरनेस फैलाने वाली चीजें थी कि जो फेक नोट्स आ रहे थे, नकली नोट्स आ रहे थे, उसको लेकर के लोगों में ज्यादा से ज्यादा एक अवेयरनेस फैलाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा बोलता है कर करके एक लॉन्च किया था, ठीक है। अब देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमने इतिहास पहले भी बताया हूं, तो जैसा कि इसका जो कंसेप्चुलाइज था, जो फॉर्मुलेशन थी, वो सबसे पहले बी आर अम्बेडकर ने दिया था, और किताब का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। और फिर देखते हैं कि दोस्त जो हमारे सेंट्रल बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन थी इसकी स्थापना जो हुई थी वह एक सजेशन पे हुआ था जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑफ ऑन इंडियन करेंसी, जिसको हम दूसरे शब्द में बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। ये चीजों को ध्यान दीजिएगा, हिल्टन यंग कमीशन को ही हम रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। तो इसकी देखिए स्थापना भी हमने लेक्चर में बताया 1926 में हुआ था, लेकिन ये 1930 से काम करना शुरू कर दिया था रिकमेंडेशन। 1949 में देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया और मेंबर बैंक ऑफ द एशियन, और 1949 में जैसे ही इसको नेशनलाइज कर दी जाती है, एशियन क्लियरिंग जो हमारा यूनियन था इसका हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है मेंबर हो जाता है। आगे मैं और थोड़ा आपको बता दूं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है यह हमारा मई 1947 तक, 1947 के मई तक जो म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार कहे तो कह सकते हैं, ठीक है। तो म्यांमार का खास तौर पे भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है 1947 तक इसका सेंट्रल बैंक का काम किया है, जब तक म्यांमार में आप कह सकते हैं कि जापान के जो ट्रेडर्स थे उनकी वहां पर बहुत ज्यादा दबदबा थी। उतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, मई नहीं जून, ठीक है, जून 1948 1948 तक भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो थी पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया है, लेकिन अंततः 1948 में पाकिस्तान अपना सेंट्रल बैंक का स्थापना करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद यानी जून, हम कह सकते हैं जून 1948 के बाद भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका काम करना बंद कर दिया, यानी भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो राष्ट्रों का भी सेंट्रल बैंक का काम पहले कर चुका है। अब देखते हैं कि RBI जो होती है रेगुलेट्स करती है, क्या करती है भैया, तो क्रेडिट करेंसी सिस्टम इन इंडिया करती है। इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वह है सस्टेन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन द सिस्टम, यानी सिस्टम में लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस को सस्टेन करना, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर, जितने भी डिपोजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना, एंड ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज, साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम का जो सर्विसेज है उनको ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराना, जो कि एक कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम के रूप में भी हो सकता है या कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के रूप में भी लोगों को उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इस तरह के फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए इसका हुआ। अब यदि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यदि हम टाइमलाइन की इतिहास देखें तो पहले भी डील किया हुआ है। 1934 में क्या हुआ, तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बनी थी, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार ने इसको इनेक्ट किया। 35 में हमने इस स्थापना इसको देखा। 37 में हमने क्या देखा कि सबसे पहले जब 1935 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना वेस्ट बंगाल कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और 1937 में क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर हमारा भी कोलकाता था इसको मूव कर करके हटा करके ले चला गया, हम बॉम्बे इसको लेकर चल गए, यानी मुंबई चले गए, यानी 1937 में इसका हेड क्वार्टर कलकत्ता से बॉम्बे चला जाता है परमानेंटली। और 1949 में हमने क्या किया कि इसको नेशनलाइज कर दिया।
अब देख सकते हैं 2016 में हम देख सकते हैं कि इसका जो ओरिजिनल जो आरबीआई एक्ट 1934 था, इसमें भी हमने अमेंडमेंट किया, ठीक है, दैट प्रोवाइडेड द स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, जिसके द्वारा हम फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो हमारा फ्रेमवर्क है इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में हम लोगों को इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारे गतिविधि को लेकर के अंततः इन 2016 में 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो 1934 का जो हमारा मेन प्रोपोजल था, मोटो था, उसमें हमने एक बदलाव किया। अब इसका हम देखते हैं कि इसका एक काम क्या क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम सबसे पहले जो हमारा मॉनेटरी अथॉरिटीज है इसको एक कंट्रोल करती है। अब बात होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे कंट्रोल करता है, तो देखने वाली बात है। ये क्या करती है कि हमारी मॉनेटरी जो पॉलिसी है इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करता है। मतलब मार्केट में कितना, जैसा आपको पता है कि 200 करोड़ रुपया रख करके भारत सरकार यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू पैसा करेंसी को मिंटिंग करती है या प्रिंटिंग करती है। तो 200 में हमने देखा कि 185 करोड़ और एक होता है हमारा 15 करोड़, ठीक है। तो ये 15 करोड़ जो होता है, 15 करोड़ हमारा करेंसी होता है, इंडियन करेंसी। और 185 करोड़ देखिएगा तो 185 करोड़ जो होती है यह मुख्य रूप से हमारा लिक्विडिटी होता है, चाहे गोल्ड हुआ, चाहे आप कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज हुआ, या आप कह सकते हैं डायमंड हुआ। तो इस तरह से जो लिक्विड यानी जिसको कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो मार्केट होती है, इंटरनेशनल मार्केट ने उसका कभी भी दाम नहीं गिरे, वो हमेशा हॉट मनी के रूप में काम करे, हॉट मार्केट के रूप में काम करे। तो उसमें 185 जो करोड़ होता है, 185 जो करोड़ होती है, ये हमारा लिक्विडिटी के फॉर्म में रखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 15 करोड़ जो होते हैं इंडियन करेंसी के रूप में, और उसके बाद हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है न्यू करेंसी को प्रिंटिंग करती है या मिंटिंग करती है। आगे है मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे मॉनिटर करती, कैसे जांच की, तो हमने बता दिया। उसके बाद इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, मार्केट में क्या दाम होंगे किसी भी चीज, एक संतुलन कर सकते हैं, बैलेंस मार्केट में बनाए रखना, कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, इसका एक मुख्य रूप से काम है। जब हम रेगुलेटरी फॉर्म की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब इसका एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेटर की बात करें तो देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी जिम्मेवारी, जैसे किसी भी बैंक को स्थापना करना तो लाइसेंस उसको इशू करना, उसको लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स उसको पता लगाना, बैंक कब मर्ज होगा, यदि आप बहुत ज्यादा दिवालिया के कगार पे आ गया, बहुत ज्यादा लॉस में हो रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन देगी कि इसको इस बैंक के साथ मर्ज किया जाए। फिर ब्रांच को कितना एक्सपेंस करना है, ये सारी जो एक्टिविटीज होता है, ये सारी फंक्शंस जो होते हैं मुख्य रूप से कैसा है रेगुलेट और जो इम्प्लीमेंटेशन का होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। यदि हम मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी मैनेज करता है कि हमारे पास फॉरेक्स कितना है, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन रिजर्व, फॉरेन करेंसी हमारे पास कितना है, या इसको कैसे बढ़ाया जा सके जिससे कि हम इंटरनल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। इंटरनल स्ट्रॉन्ग का मतलब कि जो हमारा इंपोर्टिंग करने की जो एक्टिविटीज थी, इंपोर्टिंग करने की एक्टिविटी, और हम ज्यादा से ज्यादा कैसे इसको स्ट्रेंथन करें, कैसे मजबूत करें, ये चीज होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितने भी हमारे रुपीज हैं आउटसाइड होते हैं, कंट्री से बाहर होते हैं, उसको कैसे हमें मेंटेन करनी है, उसकी वैल्यू को कैसे मेंटेन करना है। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास फॉरेन करेंसी कम आता है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो हमारी करेंसी होती है हम डिवेल्यूड कर देते हैं, ठीक है, उसको हम दाम उसका गिरा, जिससे कि हमारे फॉरेन एफडीआई ज्यादा आ जाता है, लोग मतलब विदेशी मुद्रा जो होती है हम ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जब देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो हम क्या करते हैं कि रिवर्स रेपो को बढ़ाते हैं, मार्केट से पैसा आरबीआई ले लेती है, तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन की समस्या होता है उस पर हम कंट्रोल कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि फॉरेन ट्रेड जो पेमेंट्स होती है इसको भी ये ऐड करता है, यानी उसके भी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल देखिए तो ये सारे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। अब करेंसी ये कैसे इशू करती है देख लेते हैं थोड़ा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेस्पॉन्सिबल होती है कि ये पब्लिक के बीच में कैसे प्रोवाइड करेगी, क्या करेगी, तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस, नोट्स एंड क्वाइंस को लोगों के बीच में किस अनुपात में प्रोवाइड करे जिससे कि न तो मुद्रास्फीति हो, न इन्फ्लेशन हो, न डिफ्लेशन हो, यानी दोनों को कंट्रोल करना आरबीआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। The quality of currency notes and coins also taken care of by the Reserve Bank of India। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है चार्ज ऑफ इशूइंग द एक्सचेंजिंग ऑफ द करेंसी एंड क्वाइंस, यानी ये जो हम करेंसी का एक एक्सचेंजिंग का जो काम करते हैं कॉइन्स की, ये सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हस्तक्षेप में आती है। आल्सो दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंसी, कौन सी पैसा को कब बर्बाद करना, बर्बाद का मतलब यदि वो बहुत ज्यादा बेकार हो तो कब उसको कर सकते हैं यूज से बाहर करनी है, ठीक है। या कॉइन्स दैट नॉट फिट फॉर द सर्कुलेशन, या जो सर्कुलेशन लायक अब नहीं है, टूट फट गया, बहुत ज्यादा कर सकते हैं रफ हो गया, तो वैसे सेंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने प्रोविजंस के आधार पर उसे नष्ट भी कर देती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट का जो रोल है इसको हम बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि 2 मिनट में जितना होगा, ठीक है, अगले दिन हम करंट बताएंगे पहले।
तो ये क्या करती है, प्रमोशनल फंक्शंस दैट सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑपरेशनल करती है, जिससे कि कह सकते हैं जो रूरल एंड जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, इसको ये क्या करती है, फाइनेंसिंग सपोर्ट करती है, फाइनेंसिंग आप कह सकते हैं ऐड करती है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि वो बैंकों में एक प्रमोशन होने के लिए उसमें इंकरेजमेंट दिया जा सके, जिससे को अपने आगे बढ़े, अपने फंक्शन को सपोर्ट करके आगे बढ़े। दूसरी बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलरली अपने डायरेक्शन यानी कह सकते हैं उसका जो दिशा निर्देश होता है वो कॉमर्शियल बैंक को लगातार रेगुलरली वो देते रहता है टू लेंड लोन्स, कि आपको कितना कर्ज लेना है, कितना कर्ज देना है, स्मॉल स्केल इन इंडस्ट्रियल यूनिट, और जो इंडस्ट्रियल यूनिट जो छोटे छोटे मध्यम उद्योग या छोटे उद्योग है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इस चीजों पे भी चर्चा करती है। अब आरबीआई का यदि कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें कॉम्पोजिशन में देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले वो जो होते हैं पूरे के पूरे इसको कंट्रोल करते हैं, और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट 4 साल के लिए होती है, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत काम करता है। इसमें यदि हम सेंट्रल बोर्ड की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला एक इसमें गवर्नर होते हैं, फिर 4 हमारे डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और 4 डायरेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव जो लोकल बोर्ड्स हेडक्वार्टर से आते हैं, चाहे वो मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो या न्यू दिल्ली हो, हमारे 4 लोकल बोर्ड्स हैं। उसके अलावा देखते हैं जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होते हैं वो गवर्नर कहलाते हैं। उसके बाद गवर्नर जो होते हैं वो एक कंपनी करते हैं 4 डिप्यूटी गवर्नर के द्वारा। सबसे पहला भारत में सर ओसबॉर्नी स्मिथ 1935 में बने, लेकिन भारत की बात करते हैं तो सीडी देशमुख भारतीय सबसे पहले बने। फर्स्ट वीमेन डिप्यूटी जो गवर्नर बनी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, वह केजी उदेसी बनी थी। उसके अलावा द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु है द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह, यानी भारत में ऐसे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुए जो इससे पहले वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया?